जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले की, जिसमें 5 जजों की बेंच ने ये कहा कि एससी एसटी कोटे के भीतर एक नया कोटा होना चाहिए, यानी कि क्रीमी लेयर की व्यवस्था एससी एसटी आरक्षण के अंदर बात की सुप्रीम कोर्ट ने। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपसे क्रीमी लेयर पर बात करेंगे, मंडल आयोग पर बात करेंगे, साथ ही आरक्षण जो भारत में जातिगत आरक्षण है उसका इतिहास हम विस्तार पूर्वक डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाकर के आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां पर मैंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय समय पर सुनाए गए कुछ ऐतिहासिक फैसलों की जो वीडियोस हैं वो वहां पर उनके लिंक प्रोवाइड कराए गए हैं। लिंक्स को जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, हमेशा की तरह अपनी बातचीत की शुरुआत न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर उपस्थित है जनसत्ता न्यूज़पेपर की कटिंग, जिसमें आप देख रहे हैं एससी और एसटी कोटे के भीतर एक नए कोटे को सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच है। सुप्रीम कोर्ट की जो 5 जजों की बेंच यानी कि पीठ बनी थी, उसमें न्यायाधीशों को आप बाएं से देख सकते हैं। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा, बेला एम त्रिवेदी, बी आर गवई, प्रधान न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, विक्रमनाथ, पंकज मित्तल और सतीश चंद्र शर्मा की जो एक बेंच थी, उसने इस संबंध में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। दोस्तों, अब आइए इस न्यूज़पेपर की कटिंग की कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स पर बात करते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से दिए एक फैसले में गुरुवार को कहा कि राज्यों के पास अधिक वंचित जातियों के उत्थान के लिए एससी एसटी जातियों में उपवर्गीकरण की शक्तियां हैं। यानी कि संविधान में प्रावधान किया गया है। तो संविधान में आरक्षण का क्या प्रावधान है एससी एसटी के संबंध में, इसको भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों के पास ऐसी शक्तियां हैं कि जो अधिक वंचित जातियां हैं उनके उत्थान के लिए एससी एसटी में भी उपवर्गीकरण यानी कि क्रीमी लेयर की व्यवस्था कर सकता है राज्य, उसके पास ये शक्तियां हैं। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय पीठ ने 6-1 के बहुमत से व्यवस्था दी कि राज्यों को एससी और एसटी में उपवर्गीकरण करने की अनुमति दी जा सके, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन समूहों के भीतर अधिक पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया जाए। बहुमत के फैसले में कहा गया कि राज्यों द्वारा उपवर्गीकरण को मानकों एवं आंकड़ों के आधार पर उचित ठहराया जाना चाहिए। पीठ में न्यायमूर्ति कौन कौन थे, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। पीठ ने 23 याचिकाओं पर सुनवाई की जो है, इस हेतु इस मामले के लिए याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग में थी। तो 23 याचिकाएं जो पेंडिंग में थी उन पर यह फैसला सुनाया गया, जिनमें से मुख्य याचिका कहां की थी, पंजाब सरकार ने दायर की थी, ठीक है, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के 2010 के फैसले को चुनौती दी गई। इस संबंध में दोस्तों, प्रधान न्यायाधीश ने अपने और न्यायमूर्ति मिश्रा की ओर से, जो पंकज मिश्रा जी हैं, सतीश, ये यहाँ पर देखिए न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा जी, उनकी ओर से ये फैसला लिखा। 4 जजों की सहमति वाले इस फैसले में लिखे, जबकि न्यायमूर्ति त्रिवेदी, बेला एम त्रिवेदी ने असहमति दी। जो बेला एम त्रिवेदी मैडम है चीफ जस्टिस, उन्होंने इस फैसले पर अपनी असहमति दर्ज कराई। ईवी चेन्नैया मामले में 5 सदस्यीय पीठ के 2004 के फैसले को पलटते हुए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि एससी एसटी समुदाय के सदस्य व्यवस्थागत भेदभाव के कारण अक्सर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। न्यायमूर्ति गवई ने एक अलग फैसले में कहा कि राज्यों को एससी और एसटी में मलाईदार तबके की पहचान करनी चाहिए और उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर कर देना चाहिए, यानी क्रीमी लेयर की व्यवस्था की बात की कुल मिलाकर के। जैसा कि क्रीमी लेयर का प्रावधान जो है ओबीसी आरक्षण के अंदर है, जिसकी हम आगे बात करने वाले हैं। दोस्तों, असहमति का वाला आदेश देते हुए न्यायमूर्ति त्रिवेदी, जो बेला एम त्रिवेदी हैं, उन्होंने कहा कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जाति और अधिसूचित अनुसूचित जाति सूची के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और राज्यों को आगे सकारात्मक, आगे पेज पे मैं अभी आपको जस्ट बता रहा हूँ, यहाँ पर यही कहा गया कि अदालत ने मलाईदार तबकों को बाहर रखने की जरूरत बताई। देखिए, बेला एम त्रिवेदी जी का भी अपना पक्ष बहुत शानदार है कि राज्यों को अगर हम इस तरह की शक्ति प्रदान कर देते हैं तो राज्य अपने चुनावी हितों को मद्देनजर रखते हुए जो है इस तरह के आरक्षण व्यवस्था में फेरबदल करके इस व्यवस्था में कहीं न कहीं छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे। तो ये बेला एम त्रिवेदी मैडम का ये जो है पक्ष था। आगे बढ़ेंगे।
दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी जातियों के भीतर आरक्षण की उपश्रेणी बनाने की अनुमति, वही क्रीमी लेयर की व्यवस्था की बात कही। ठीक है, वर्तमान में मलाईदार तबकों यानी कि क्रीमी लेयर की अवधारणा केवल अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर लागू होती है, यानी कि ओबीसी में सिर्फ क्रीमी लेयर होता है। यानी कि देखिए क्रीमी लेयर का सीधा सा मतलब वो होता है कि एससी एसटी के अंदर वो जातियां, जैसे कोई आईएएस आईपीएस या फिर जज बन चुका है, तो उसकी आने वाली पीढ़ी को आरक्षण की क्या ही जरूरत है। आरक्षण सही मामले में उन लोगों को मिलना चाहिए जो लोग आर्थिक रूप से वंचित हैं। ठीक है, इन जातियों में यानी कि एससी एसटी के अंदर जो जातियां आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनको ज्यादा, जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको ज्यादा आरक्षण की जरूरत है, बजाय कि जो जिनके माँ बाप आईएएस पीसीएस बन चुके हैं या जज कलेक्टर बन चुके हैं, तो उनको ज्यादा जरूरत है। ये इस वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एससी एसटी आरक्षण के अंदर भी क्रीमी लेयर होना चाहिए। 7 जजों की संविधान पीठ में दोस्तों 4 जजों ने मलाईदार तबके को जो है यानी कि क्रीमी लेयर का समर्थन किया। बी आर गवई ने अपने फैसले में कहा कि राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में मलाईदार तबके की पहचान करने और उन्हें सकारात्मक कार्रवाई के दायरे से बाहर करने की नीति राज्यों को बनानी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर सभी जजों का अलग अलग बयान है इस संबंध में, तो आप वीडियो को आराम से पॉज कीजिएगा और पढ़िएगा। ठीक है, देखिए न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा जी ने क्या कहा, जनरल सिंह मामले में न्यायमूर्ति नरीमन का क्या अपना पक्ष रहा है, ये सभी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। आप आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, चीजें समझ आ जाएंगी। न्यूज़पेपर की कटिंग्स में जो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो बातें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब आइए वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब सबसे पहले तो आप संविधान के अंदर आरक्षण का क्या प्रावधान है उसको समझिए, उसके बाद कंटिन्यूसली इस वीडियो के अंदर ये सारी चीजें आपको समझ आएंगी। तो आरक्षण का संविधान में क्या प्रावधान दिया गया है इसको समझ लेते हैं। तो भारतीय संविधान में दोस्तों आरक्षण के प्रावधान का मुख्य उद्देश्य ये रहा कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से आरक्षण की व्यवस्था संविधान में की गई थी। इसके लिए संविधान में कई प्रावधान जोड़े गए, तो सभी अनुच्छेदों को समझेंगे जो आरक्षण से संबंधित है। तो पहला है हमारा अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 जो लोग जानते हैं उनको पता होगा कि यह राज्य के किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर भी भेदभाव नहीं करेगा, अर्थात कोई व्यक्ति इस आधार पर, इन आधारों पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है, और अनुच्छेद 15(4) के अंदर कहा गया है कि राज्यों को पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति दी गई है। तो ये जो अनुच्छेद 15(4) है, इसी का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को ये शक्ति जो है आदेश देने की बात कही है। 15(4) के तहत याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सॉरी यहाँ पर मैं थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया, राज्य का मतलब उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र से नहीं है, राज्य का मतलब है भारत से। ठीक है, सॉरी मैं यहाँ पर माफी चाहूंगा। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 दोस्तों सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है। अनुच्छेद 16(4) कहता है कि राज्य को किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए आरक्षण करने की अनुमति देता है जो राज्य के सेवाओं के अधीन पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते। तो अनुच्छेद 16 आरक्षण के विषय में यह प्रावधान करता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 15, 15(4), 16 और 16(4) ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद 46 यानी कि डीपीएसपी के बारे में, डीपीएसपी के अंदर आरक्षण के बारे में क्या कहा गया है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या कहा गया है कि जो राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित करता है। तो देखिए मौलिक अधिकार जो 15-16 है वो तो बाध्यकारी है, ठीक है, उनके उल्लंघन पर आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन जो डीपीएसपी है यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, उनका जो है लागू करवाने के लिए बाध्यता नहीं है, वो सिर्फ एक गाइडेंस है, राज्य को नीति बनाने के टाइम पे गाइडेंस देते हैं। राज्य चाहे तो उनके प्रावधानों को शामिल कर सकता है, चाहे तो नहीं शामिल कर सकता है। यदि भारत के किसी भी नागरिक का नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी वायलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसके लिए नहीं जा सकते। ये व्यवस्था सिर्फ मूल अधिकार के संबंध में यानी कि फंडामेंटल राइट के संबंध में है कि फंडामेंटल राइट उल्लंघन हो तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ठीक है, अब अनुच्छेद 335 की बात करें तो ये कहता है कि सेवाओं और पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को के दावे को ध्यान में रखते हुए राज्य के अधीन सेवाओं में दक्षता बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान रखने के लिए निर्देशित करता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 335 याद रखिएगा, ये कहता है। तो अनुच्छेद 15, 15(4), 16, 16(4), अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 335 ये सभी एससी एसटी या अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में आरक्षण का प्रावधान करते हैं संविधान में। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा। यदि आप मेंस वगैरह के एग्जाम को लिख रहे हैं
तो इन सब अनुच्छेदों का आपको याद रखना बहुत जरूरी है और इनके प्रावधानों को विशेष करके, जिससे आप अगर इन अनुच्छेदों को कोट करते हैं अपने आंसर के अंदर तो आपका आंसर निश्चित तौर पर काफी प्रभावशाली दिखता है। ठीक है, तो ये रहा आरक्षण के अंदर संविधान के अंदर आरक्षण का प्रावधान। देखिए, केंद्रीय और राज्य स्तर पर भी आरक्षण नीति को लागू करने के लिए कई आयोग और समितियां अभी तक बनाए जा चुके हैं। जैसे मंडल आयोग बहुत पॉपुलर है, जिसने अन्य पिछड़ा वर्गों यानी कि ओबीसी के लिए आरक्षण की सिफारिश की और यह प्रावधान किया कि समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने और उसके जीवन स्तर को सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जाना चाहिए। मंडल आयोग ने ओबीसी के आरक्षण की बात कही। ठीक है, अब आइए हम थोड़ा सा बात करेंगे कि क्रीमी की जरूरत क्यों पड़ती है। जो एससी एसटी के अंदर क्रीमी की बात कही है हमारे माननीय न्यायाधीशों ने, तो क्या मतलब क्रीमी होता क्या है और क्रीमी की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि हमें क्रीमी की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ये भी दोस्तों आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 200 से 250 शब्दों में आप इस जो है कंटेंट के माध्यम से आंसर लिख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये भी आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय संविधान में एससी एसटी आरक्षण के प्रावधान का जिक्र करते हुए उनमें क्रीमी लेयर की जरूरत को इंगित करते हुए वर्णन कीजिए या आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। तो आपके पास कम से कम कुछ कंटेंट तो जरूर होना चाहिए कि भारतीय संविधान में आरक्षण का क्या प्रावधान है या क्रीमी लेयर की जरूरत क्यों पड़ती है। तो इस तरह के कंटेंट आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखा करिए। तो चलिए क्रीमी लेयर की जरूरत क्यों पड़ती है देख लेते हैं। तो एक एक करके पॉइंट में समझते हैं। तो देखिए, लाभ का समुचित वितरण करने के लिए, जैसे आरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या था, सबसे पिछड़े और जरूरतमंद वर्गों को लाभ पहुंचाना। अब क्रीमी लेयर की जो व्यवस्था है यह सुनिश्चित करती है कि आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिले जो वास्तव में वंचित है और जिनका जीवन स्तर अभी भी निम्न है। तो समझ गए आप, क्रीमी लेयर एससी एसटी आरक्षण के अंदर इसलिए प्रावधानित किया गया कि जो लोग तो मान लीजिए आईएएस पीसीएस बन के या पॉलिटिशियन बन के या बड़े लेवल के व्यापारी बन के या किसी भी तरह से व्यापारी बन, वो तो प्राइवेट सेक्टर हुआ, या किसी भी तरह से सरकारी नौकरियों में आरक्षण लेकर के आगे बढ़ गए, उनका जीवन स्तर सुधर गया, शिक्षा व्यवस्था उनकी अच्छी हो गई, या वो विदेश चले गए अब्रॉड पढ़ने के लिए, और अब उनको आरक्षण की तो जरूरत नहीं, तो उनको क्या किया जाना चाहिए, उनकी एक क्रीमी लेयर, एक अलग से श्रेणी बना दिया जाना चाहिए। तो एससी एसटी में उन्हें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, उनको एज ए जनरल ट्रीट करना चाहिए। तो संविधान में आरक्षण का जो अंतिम उद्देश्य है वो यही है कि सभी को एक समान जो है विकास की धारा में लाना। ठीक है, अब दूसरा इसका उद्देश्य क्या है, समान अवसर। क्रीमी लेयर की व्यवस्था के बिना दोस्तों लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से बेहतर स्थिति में हैं, वे लगातार आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। इसमें समान अवसरों का वितरण बाधित हो सकता है और अधिक वंचित लोगों को ये लाभ नहीं पहुंच पाते, इसलिए भी यानी कि समान अवसर प्रोवाइड कराने के लिए भी क्रीमी लेयर की व्यवस्था की जरूरत होती है। तो लाभ का समुचित वितरण और समान अवसर, ये दो बातें मुख्य तौर पे आप लोग याद रखिएगा। तीसरी जो तर्क है वो ये है कि क्रीमी लेयर की जरूरत इसलिए भी होनी चाहिए सामाजिक न्याय प्रोवाइड करने के लिए। दोस्तों, क्रीमी लेयर की अवधारणा सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है, जिसमें यह सुनिश्चित होता है कि समाज के सबसे वंचित और पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाया जाए और अधिक सक्षम और आर्थिक रूप से बेहतर स्थिति वाले लोगों के मुकाबले उन्हें प्राथमिकता दी जाए। तो सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस की स्थापना के लिए भी क्रीमी लेयर की जरूरत पड़ती है। अब शिक्षा और रोजगार में संतुलन होना चाहिए, इसके लिए क्रीमी लेयर की जरूरत है। तो शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आरक्षण का मुख्य उद्देश्य विविधता और संतुलन बनाए रखना है। क्रीमी लेयर की व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि केवल जरूरतमंद लोगों को ही आरक्षण का लाभ मिले, जिससे सामाजिक असंतुलन को कम किया जा सके, अर्थात सामाजिक संतुलन को बनाए रखा जा सके। तो आई होप आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, क्रीमी लेयर की व्यवस्था की जरूरत क्यों है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आइए थोड़ा सा हम भारत में जातिगत आरक्षण के इतिहास को डिस्कस कर लेते हैं। प्यारे साथियों, भारत के अंदर आरक्षण पर बात करना बहुत ही जोखिम का विषय होता है। भारत के अंदर आरक्षण काफी विवादित मुद्दा रहा है हमेशा से। अगर आरक्षण के आप पक्ष में बोल दिए तब भी लफड़ा, विपक्ष में बोल दिए तब भी लफड़ा। लेकिन यूपीएससी या परीक्षाओं के अंदर, जो सिविल सर्विस की परीक्षाओं के अंदर, उसमें हमें ये लिबर्टी होती है कि हम उसके पक्ष विपक्ष दोनों को जो है दोनों पर ध्यान दें समान रूप से। ठीक है, एक मिडिल पाथ लेकर के चलें, जिससे कि हम जब सिविल सर्वेंट के रूप में समाज में जाएं तो हम सभी के लिए सामाजिक न्याय और समानता की बात कर सके। ठीक है, तो भारत में जातिगत आरक्षण का थोड़ा सा हिस्ट्री समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इस थोड़ा सा लाइन को समझिएगा। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इन इंडिया स्टार्टेड इन सेकेंड सेंचुरी। तो कास्ट बेस्ड यानी कि जातिगत जनगणना भारत में, जातिगत आरक्षण भारत में कब से शुरू है, दूसरी शताब्दी से। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है।
इन मनुस्मृति के बारे में आप सभी जानते हैं कि मनुस्मृति एक ऐसी बुक है जो ब्राह्मण्स ऑल द लॉज वर बेस्ड ऑन कास्ट एंड ऑन नो मेरिट वाज एवर कंसीडर। ठीक है, मेरिट को कंसीडर नहीं करती, ये ब्राह्मण्स के पक्ष में एक व्यवस्था बनाई गई थी। तो ट्विस्ट बॉर्न ग्रुप इंडिया के अंदर क्या था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो थे उन्हीं को समाज में ऊपरी स्तर का दर्जा दिया जाता था, उनको एक समान दर्जे में ट्रीट किया जाता था। लेकिन और पहले जाएंगे, यदि आप वैदिक काल की बात करेंगे समाज में, तो वैदिक काल में आरक्षण का प्रावधान बिल्कुल नहीं था। व्यक्ति के टैलेंट के अनुसार उसकी जाति निर्धारित होती थी। यदि कोई पांडित्य करता है, यानी कि उसको वेद पुराण बहुत अच्छे से मालूम है, तो वो ब्राह्मण की श्रेणी में आता था। ब्राह्मण का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, यदि कोई शरीर से बहुत बलशाली है, समाज को सुरक्षा प्रदान कर सकता है, तो वो जन्म के आधार पर वो चाहे जिस जाति में पैदा हुआ हो, लेकिन वो एक अलग कास्ट क्षत्रिय में ट्रीट किया जाता था। और जो व्यक्ति व्यापार, वाणिज्य और समाज में इन सब व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए जिम्मेदार होता था या इसमें पारंगत होता था, उसको वैश्य की कैटेगरी में शामिल किया जाता था। ये रही बात वैदिक काल की। लेकिन जब आप वैदिक काल से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और वैदिकोत्तर काल आएगा, तो वो समाज में जातिगत व्यवस्था में बुराइयां इस कदर फैली कि जाति जो है व्यवसाय आधारित न होकर के जन्म आधारित हो गई। अब क्या होने लगा कि जैसे ब्राह्मण कुल में कोई भी व्यक्ति जन्मा, वो चाहे मूर्ख ही हो, या मतलब जैसे मूर्ख का अर्थ आप ये लगा लीजिए कि उसके पास उस स्तर का नॉलेज न भी हो, तब भी जो है नीचे की जातियों को उसका सम्मान करना पड़ेगा। तो इस तरह से एक बुराई जो है जातिगत व्यवस्था में वैदिकोत्तर काल से प्रारंभ होने लग गई। उसके बाद आज जो कास्ट सिस्टम आप देखते हैं, जिस तरह से जन्म के आधार पे भारत के अंदर कास्टिज्म है, वो निश्चित तौर पर पुरानी व्यवस्था नहीं है, वो बाद की व्यवस्था है और एक बुराई के तौर पर कंसीडर की जाती है। इसलिए अक्सर हम लोग ये बात करते हुए पाए जाते हैं कि किसी भी व्यक्ति को किसी की जाति के आधार पर जज नहीं करना चाहिए कि किसी आपने निम्न जाति, उच्च जाति आपने किस आधार पर बना दी। जन्म के आधार पर व्यक्ति का ये डिसाइड नहीं होना चाहिए कि वो अगर SC ST कैटेगरी में पैदा हुआ और कितना ही नॉलेजेबल आदमी है तो वो SC ST हो गया, या उसको समाज में एक अलग दोयम दर्जे का व्यवहार झेलना पड़ेगा, जैसा कि आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के केस में देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आरक्षण की व्यवस्था प्राचीन काल से वर्तमान समय तक चली। ठीक है, लास्ट में चौथा स्तंभ जुड़ता है शूद्र, जो कि और उसके बाद एक अनटचेबल, बिल्कुल शूद्रों के की ही कैटेगरी अनटचेबल समाज के अंदर आ गई। लेकिन इन तीनों वर्गों को समाज में बराबर का सम्मान प्राप्त था और वो आज बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। तो ये चीज थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। मनुस्मृति वगैरह पे मैं यानी कि कंट्रोवर्सी पे नहीं जाना चाहता, नहीं तो खामखा में लफड़े हो जाते हैं। तो आइए हम अपने परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आरक्षण को देखेंगे। हमें कोई जातिगत व्यवस्थाओं से, आरक्षण से कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हम जो है किसी एक चीज की तरफ झुकाव रखें। तो देखिए, प्राचीन काल में आरक्षण व्यवस्था क्या थी। तो प्राचीन काल में जाति व्यवस्था प्रमुख थी, जहां समाज को विभिन्न वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया गया था, जो मैंने आपको समझाया। मध्यकाल के अंदर यह व्यवस्था जारी रही। निचली जातियों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से दबाया गया। ये वर्ड देखिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश काल के अंदर क्या हुआ, 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के दौरान सामाजिक सुधारकों ने निचली जातियों के लिए अधिकारों की मांग की। ब्रिटिश काल में फिर 1902 के अंदर कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने राज्यों में निचली जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कोल्हापुर में 1902 में किया था। ठीक है, फिर 1932 में ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक घोषणा पत्र, आप कभी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मैं उसमें आपको इसका जिक्र करूंगा। ठीक है, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने SC STs को आरक्षण के लिए जातियों के लिए निर्वाचन में एक अलग से व्यवस्था प्रदान की, जिसको पृथक निर्वाचन या सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था बोलते हैं। दोस्तों, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ इस बात को लेकर, कम्युनल अवार्ड के बीच की बात को लेकर के, क्योंकि भीमराव अंबेडकर उस समय SC ST समुदाय के जो है बड़े स्तर के नेता थे, जो प्रतिनिधित्व करते थे SC ST समुदाय का। और हिंदू समुदाय की तरफ से महात्मा गांधी के समर्थकों ने, उस समय महात्मा गांधी शायद जेल में थे 1932 में, तो महात्मा गांधी के जो है कुछ समर्थकों ने, यानी कि हिंदू अनुयायियों ने जो है और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट होता है, जिसके बाद SC के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था जो है की गई। ठीक है, उस समय प्रांतों में जो है सरकारें होती थी, उसके लिए ये व्यवस्था निर्धारित की गई। ठीक है दोस्तों, अब स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ, जिसमें SC ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 15 और 16 में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया। तो देखिएगा, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े, जातिगत पिछड़े की बात यहाँ पर नहीं की गई है, तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। मंडल आयोग की अब बात कर लेते हैं।
संविधान के अंदर स्वतंत्रता के बाद आपने आरक्षण की व्यवस्था देखी। मंडल आयोग की बात करें तो 1979 में भारत सरकार ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति का आकलन करने के लिए बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया जिसका नाम है मंडल आयोग, और 1990 में मंडल आयोग ने सिफारिशें दी। इसके आधार पर अन्य पिछड़ा वर्गों यानी कि ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो ये मंडल आयोग की थोड़ी सी सीन है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हाल के वर्षों में यानी कि वर्तमान में आरक्षण का क्या सिस्टम चला, तो सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में इंदिरा साहनी केस में एक फैसला दिया था कि जिसमें कुल आरक्षण को 50% तक सीमित किया गया। 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जो जनरल कैटेगरी में भी आरक्षण, जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग थे उनके लिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन नाम से आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिसमें उन्हें सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो आई होप दोस्तों इस वीडियो के अंदर आरक्षण के बारे में आपको विभिन्न मुद्दों पर बात की, आरक्षण का इतिहास हमने डिस्कस किया, संविधान के अंदर प्रावधान, मंडल आयोग, ये सभी चीजें हमने डिस्कस की। क्रिमिलेयर की जरूरत क्यों पड़ती है, संविधान की पीठ ने SC ST के अंदर क्रिमिलेयर के प्रावधान की क्या बात कही, इन सभी मुद्दों पर हमने विस्तार पूर्वक आपसे बात की। कहीं कुछ कंट्रोवर्शियल लगा हो तो मुझे माफ कीजिएगा, कहीं मेरा झुकाव शायद नहीं रहता किसी भी जाति या समाज के प्रति, क्योंकि मैं एक समानता में यकीन रखने वाला व्यक्ति हूँ, तो इसलिए मैं किसी की तरफ झुकाव रख के कोई बातें नहीं करता, और क्योंकि मैं संविधान में बिलीव करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट कभी कोई इस तरह का चीजें आएंगी तो और वीडियोस बनाऊंगा। चैनल पर बहुत सारे वीडियोस करंट अफेयर्स से संबंधित जो कि न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से डिस्कस किए जाते हैं पड़े हुए हैं, आप जा करके चैनल को चेकआउट करके चीजें देख सकते हैं। अगर आपको ठीक ठाक लगा हो चैनल तो आप सब्सक्राइब करके अपने काम की चीजें वहां से निकाल सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। भारत माता की जय।